हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में देखेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेज अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेज अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स है वो कितना है, जीरो है। Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. ठीक है, मीन्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वहाँ पर जो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो वेलोसिटी हो, नॉन जीरो वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हो वो नॉन जीरो है, यानी नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर ऐसा पॉसिबल है, आपका स्टेटमेंट यस आता है तो आप वो कंडीशन बताइए, और इफ़ नो आता है तो आप उसका रीजन दीजिए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, यस। ठीक है, आंसर क्या है, यस। Even when an object experiences a net zero external unbalanced force, it is possible that the object is traveling with a non-zero velocity. ठीक है, this is possible only when the object has been moving with a constant velocity in a particular directions. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि if yes, state the condition, वो कंडीशन बताइए, स्टेट करिए। ठीक है, जहाँ पर ऐसा होता है, that must be placed on magnitude and direction of the velocity. ठीक है, तो ये वो स्टेट है, ये पॉसिबल है किस स्टेट में, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी एवरीवेयर। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में होगी वो। देन देयर इज नो नेट अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। द ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग विद द नॉन जीरो वेलोसिटी। टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, अ नेट नॉन जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लेंगे। बस इसमें इतना ही आपको समझना है कि जब आपका फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, और वेलोसिटी आपकी नॉन जीरो हो सकती है। ठीक है, ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा पॉसिबल उस टाइम पर होगा जब आपकी ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर रही हो। क्लियर, तो ये आपको आंसर इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, When a carpet is beaten with a stick. ठीक है, कोई एक कारपेट है जिसको आप स्टिक से उसको पीट रहे हैं, बीट कर रहे हैं, डस्ट कम आउट ऑफ इट। ठीक है, सेम इसी का एक ऐसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे गीला कपड़ा होता है, वेट जो क्लोथ्स होते हैं, वॉशिंग करने के बाद हम उसको डालने चाहते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसे जर्ग किया जाता है, छिड़काव किया जाता है उसको अच्छे से ऐसे। ठीक है, तो उससे भी पानी क्या होता है, बाहर निकलता है। सेम वही एक एग्जाम्पल, उसी की तरीके का एग्जाम्पल ये भी है। When a carpet is beaten with a stick, dust come out of it. Explain. इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये न्यूटन्स का कौन सा लॉ है। ठीक है, तो ये न्यूटन्स का कौन सा लॉ होता है इस तरीके के, जैसे ये हो गया, और क्लोथ्स को इस तरीके से, ठीक है, वेट क्लोथ्स को हल्का सा ऐसे झिटक कर डालना, ये सब जो ऑप्शंस होते हैं ये होते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के। क्लियर, तो यही यहाँ पर पूछा इन्होंने, एक्सप्लेन करना है। इनर्सिया, ठीक है, तो इनर्सिया की अगर हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया है इनर्सिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, मोशन के, सॉरी मास के। ठीक है, और यहाँ पर वही आपसे बोला गया है, इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्सिया क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। इसके पहले जब आपका जो कंटेंट थ्योरी क्लास हुई है उसमें मैंने आपको डिस्कस किया है कि इनर्सिया होता है एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रजिस्ट करती है कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो स्टेट, अगर उसकी स्टेट मोशन है तो मोशन के ही स्टेट में रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, ये होता है इनर्सिया। When a carpet is beaten with a stick, then the carpet comes to motion. ठीक है, जब हम उस पर बीट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, मोशन की पोजीशंस में आ रहा है। बट द डस्ट पार्टिकल्स ट्राई टू रजिस्ट देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी रेस्ट में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द डस्ट पार्टिकल्स स्टे इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट while the carpet moves. Hence the dust particles come out of the carpet. ठीक है,
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेम यही एक एग्जांपल होता है ना, ये बस का होता है जिस पे अगर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और बस रुकी हुई है, एक पर्सन उस पे है, बस अचानक से अगर स्टार्ट होती है, ठीक है, तो हम क्या होते हैं, बैक साइड चले जाते हैं, ठीक है। और अगर एक बस चल रही होती है, कंटिन्यू मूविंग पोजीशंस में होती है, और अगर अचानक से वो स्टॉप लेती है तो हम आगे की तरफ आ जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बस का जिस पर हम खड़े हुए हैं, जो बस की ये सीट होती है नीचे वाली, जो स्टैंड करते हैं जिस पर हम, ठीक है, तो इस पर हमारा जो ये पैर होता है, लेग होता है, ये किस पे होता है, रेस्ट पोजीशंस पे होता है। लेकिन बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। और जब अचानक से ये स्टॉप होती है तो ये इसको रजिस्ट करता है, इसलिए हमारी बॉडी क्या होती है, आगे की ओर मूव कर जाती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ठीक है, ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है कि अगर कोई बस है उसके छत पर, उसके रूफ पर, उसके छत पर कोई अगर लगेज हम रखते हैं तो उसको एक रोप से बांध देनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों एडवाइस दिया जाता है। ठीक है, When the bus accelerate and move forward, it acquire a state of motion। तो ये आप सबको ही पता है, बताने की जरूरत है नहीं कि अगर बस एक्सीलरेट हो रही है और फॉरवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, मोशन स्टेट में है। However, the luggage kept on the roof owing to its inertia। ठीक है, तो जो अब इसके ऊपर लगेज रखा है वो क्या कर रहा है, इनर्सिया को फॉलो कर रहा है, टेंड टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और वो रेस्ट की पोजीशंस में रहने की कोशिश कर रहा है। Hence, with the forward movement of the bus, the luggage tend to remain at its original position and ultimately falls from the roof of the bus। To avoid this, it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope। ठीक है, वही एग्जाम्पल सेम कि अगर हम बस पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो बस हमारी जब मोशन पोजीशंस में होती है, अचानक से रुकती है तो हमें आगे की तरफ वो एक धक्का लगता है, ठीक है, या हम आगे की तरफ आ जाते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, अगर लगेज है, बस मूव पोजीशन पे चल रही है तो जो लगेज वो तो रेस्ट पोजीशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंडेंसी होती है कि जो लगेज है वो बस से गिर सकता है, दैट्स वाई यहाँ पर नीड होती है कि उस लगेज को रोप की सहायता से टाई करके रखें। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट किया करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे बोलें ताकि वो वीडियोज़ को देखें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर करें, इससे वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन ए लेवल ग्राउंड। अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल को हिट करता है, विच देन रोल ऑन अ लेवल ग्राउंड, और जो फिर रोलिंग करते हुए एक लेवल ग्राउंड पे चलता जाता है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर वो चलने के बाद, द बॉल कम्स टू रेस्ट। ठीक है, बॉल होता है रेस्ट पोजीशंस पे आ जाता है। द बॉल सो स्लो टू अ स्टॉप बिकॉज, जो बॉल है वो स्लो हो रही है, क्यों। ऑप्शन है आपके पास, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, तो ये कोई ऑप्शन का करेक्ट आंसर हुआ नहीं। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, ठीक है, तो ये भी नहीं करेक्ट है। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, और ये कौन सा फोर्स है जो उसके मोशंस को अपोज कर रहा होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, पता होगा आपको कि जो ये फोर्स है, इस फोर्स के अपोजिशंस में भी एक फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, दैट्स वाई कोई मूविंग करती हुई ऑब्जेक्ट स्टॉप कर जाती है, कोई स्टॉप की हुई ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर कोई गाड़ी चल रही है उसमें हम ब्रेक लगाते हैं तो भी वो रुक जाती है। ठीक है, स्लो करते हैं, और यही रीजन है फ्रिक्शनल फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ये दिख रहा है, बाकी और भी देख लेते हैं। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball come to rest because there is frictional force on the ball opposing its motion. Frictional force always act in the direction opposite to the direction of the motion. Hence, this force is responsible for stopping the cricket ball. ठीक है, हमेशा जो मोशन की स्पीड होती है, जैसे ये कोई हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लो ये कार हो गई,
ठीक है, ये ट्रबल कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये इसका टायर है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मोशन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट दोनों एक दूसरे के कार्य करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 5 है, अब ये न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, ठीक है। टी की वैल्यू दे रखी है 20 सेकेंड, एस की वैल्यू यानी डिस्टेंस दे रखी है आपको 400 मीटर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट मास इज 7 मैट्रिक टन, ठीक है। 1 मैट्रिक टन किसके इक्वल होता है? 1000 kg के। यहाँ पर कितना गिवन है आपको? 7 मैट्रिक टन। दैट मीन्स कि अगर हम मास की बात करें तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7000 kg हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 400 मीटर, टाइम दिया हुआ है आपको 20, और ट्रक क्या है? रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है, दैट मीन्स जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो मोशंस का जो फॉर्मूला होता है, सेकेंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड फार्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड फार्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले होते हैं मोशंस के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी गिवन है? s की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है। निकालना है एक्सीलरेशंस, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? फार्मूला 2, यानी कि मोशन के सेकेंड रूल को। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये फार्मूला है आपका। s की वैल्यू 400 मीटर है, u की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है और टी की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर आप देखेंगे 400 हो जाएगा। तो 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा और ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एक्सीलरेशन। उसके बाद क्वेश्चंस में इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हो गया। नेक्स्ट पूछा फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, और मास कितना है? 7 मैट्रिक टन है, जिसको हमने केजी में कन्वर्ट किया था तो 7000 आ गया था, और ए की वैल्यू आई है 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, और अगर डाउट है इस कोई क्वेश्चंस में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। और ना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। यहाँ पर नोटिस करना, स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि इसको इस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, दैट मीन्स ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। यहीं पर बच्चों को मेन ध्यान देना होता है। अगर कोई व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टार्टिंग से ही मोशन की पोजीशंस में है तो वो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है, या तो वो मोशन में होगा, कहीं जाकर स्टॉप करेगा तो वो इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, जो जिससे वो स्टार्ट है, जिस स्पीड पे वो स्टार्टिंग से चल रहा है वो इनिशियल हो गई, फाइनल में जहाँ पर वो पहुँच रहा है जिस स्पीड पे है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। और कोई ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट में होता है, तब वहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 होती है और फाइनल में वो कुछ ना कुछ वैल्यू पर पहुँचता है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं, कोई कार है, ठीक है, वो अगर स्टॉपेज है, खड़ी हुई है घर पर, आप उसको स्टार्ट करते हैं, फिर आप जाते हैं कहीं पर, तो जब आप उसको स्टार्ट करें दैट मीन्स वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, फिर आप एक पर्टिकुलर किसी स्पीड पर उसको लेकर चलते हैं तो वो आपकी फाइनल वेलोसिटी आती है। सेम ऐसे ही आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं एक वेलोसिटी से पर्टिकुलर, तो वो हो जाएगा आपका u इनिशियल वैल्यू, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कहीं पर स्टॉप लेना होगा तो वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वहाँ पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और u की वैल्यू जिस पर्टिकुलर स्पीड से आप चल रहे होंगे वो हो जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पर है कि ये थ्रोन किया गया है किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड से, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ट्रेवलिंग बोल रहा है कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी कि v की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो रही है? सॉरी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है? 0 हो रही है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? s इज इक्वल टू 50 मीटर। मास कितना दिया है आपको? 1 kg। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर दिया इसने।
तो सबसे पहले तो आपको एसिलरेशन निकालना होगा। अब एसिलरेशंस के लिए मोशंस के किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैंने 3 फॉर्मूला आपको बताया है। b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। एसिलरेशन निकाल सकते हैं, ये 2 वैल्यू गिवन है बट टी नहीं गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले को कैंसिल करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर भी टी गिवन नहीं है, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। थर्ड वैल्यू होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। यहाँ पर हमें s भी गिवन है, u भी गिवन है, v भी गिवन है, तो इस फॉर्मूले पर हम वैल्यू रखते हैं। तो v की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस यू स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस की वैल्यू है 50। 50 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इधर आपको मिल रहा है 400। 400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो एसिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। तो इस तरीके से एसिलरेशन आपको मिल जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास आपको गिवन है 1 kg। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। मास आपको 1 kg गिवन है और एसिलरेशन आपको -4 मिला है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 न्यूटन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल। 8000 kg इंजन पुल्स, यानी कि ये 8000 kg दिया, दैट मीन्स दिस इज मास। इंजन पुल अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, कितने वैगन्स हैं इसमें, 5 वैगन्स हैं, ईच ऑफ 2000 kg सॉरी, अलॉन्ग ए हॉरिजेंटल ट्रैक, ठीक है। हॉरिजेंटल ट्रैक मीन्स इस पर चल रहा है। इफ़ द इंजन एक्सर्टेड ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, फोर्स कितना गिवन है आपको 40,000, एंड ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, देन कैलकुलेट। फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट एसिलरेटिंग फोर्स, सेकेंड एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो फोर्स कितना गिवन है आपको, इंजन का फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो 40,000 हो गया, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो गया 5,000 हो गया। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जो फोर्स वो अप्लाई हो रहा है और जो उसके अपोजिशन में लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हमेशा इसके अपोजिट में होता है। तो 40,000 माइनस 5,000 आप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 35,000 न्यूटन। क्लियर। तो ये मिल गया आपको, नेट एसिलरेटिंग फोर्स मिल गया 35,000 न्यूटन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, द नेट एसिलरेटिंग फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है द एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या होगा। तो सबसे पहले एसिलरेशन निकालने के लिए फोर्स आपको पता चल गया है कितना है, 35,000 न्यूटन है। F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। एसिलरेशन आपको निकालना है, फोर्स आपने पता है, मास आपने पता है। मास कितना है, 8000 kg का इंजन है, उसमें 5 वैगन भी हैं और ईच वैगन का वेट है या मास है 2000 kg। तो टोटल अगर हम वैगन की बात करें, 5 वैगन की वेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2000 इज इक्वल टू 10,000 kg ये हो गया, और 8000 इंजन का हो गया। तो टोटल अगर हम मास की बात करें तो 10,000 प्लस 8,000 ओवरऑल आपको मिल जाएगा 18,000, ये हो गया मास। टोटल मास कितना हो गया 18,000 kg हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करिए, F इज इक्वल टू एम ए आपको फाइंड आउट करना है F बाई एम करके। F की वैल्यू है 35,000 और M की वैल्यू है 18,000। 30 से 30 कैंसिल कर दिया आपने, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्या पूछा गया आपसे, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो वैगन 1 का वैगन 2 पर फोर्स पूछा गया है कितना होगा, तो मास ऑफ 4 वैगन, ठीक है। तो फोर्थ वैगन का क्या हो जाएगा 2000 इंटू 4, तो कितना हो गया 8000 kg हो गया। एसिलरेशन हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। फोर्स निकालना है तो फोर्स F इज इक्वल टू वॉट, m इंटू ए। मास है 8000, ए की वैल्यू पता ही है हमें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने न्यूटन आपको मिल जाएंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, मास दे रखा है आपको 1500 kg का। व्हाट मस्ट बी फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एसिलरेशन ऑफ दिस। एसिलरेशन की वैल्यू दे रखी है आपको, नेगेटिव बोला है तो माइनस का साइन प्लेस करना है।
व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप्ड, इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू होनी है वो कितनी होनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आपको गिवन है। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसिलरेशन। मास 1500 kg है, एसिलरेशन दिस दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 2550 न्यूटन, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। माइनस में वैल्यू आ रही है तो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 8 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। रिमेनिंग 9 to 10 क्वेश्चंस हैं आपके, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक आप वीडियो को देखिए, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ें रिक्वायर हों इसके लिए कि कुछ और अच्छा किया जा सकता है, ठीक है, तो आप प्लीज़ सजेस्ट करिए। बाकी वीडियो को डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।